वेलकम टू द मॉन्ग टॉक सेकंड एपिसोड। पदमजीत सहरावत सर के साथ ये एपिसोड था हमारा। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने बात की। पॉडकास्ट विद ग्रेट स्पोर्ट्स कमेंटेटर जिन्होंने बहुत से बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में कमेंट्री दी है, जैसे कि आईपीएल, विवो प्रो कबड्डी, ओलंपिक्स, एशिया कप, वर्ल्ड कप 2023 में भी वो कमेंट्री करने वाले। सो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल पॉडकास्ट रहा। हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी के बारे में हमने बात की उनके लाइफ के बारे में, और हमने क्रिकेट के अनहर्ड स्टोरीज के बारे में भी बात की। सो अगर आपको ये सारी चीज़ों को सुनना है, पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। और हमने बात की वीवो प्रो कबड्डी एज एन लीग और कबड्डी के फ्यूचर के भी बारे में हमने बात की। सो अगर आप एक स्पोर्ट्स फैन है, दिस पॉडकास्ट इज अ डिलाइट ट्रीट टू वॉच। सो पूरा पॉडकास्ट देखिए। और अगर आप एक स्पोर्ट्स फैन नहीं है, फिर भी पूरा पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ आपको सीखने मिलने वाली है उनके लाइफ से। लर्निंग लेसन आपको बहुत से मिलने वाले हैं। सो पूरा पॉडकास्ट देखिए। हमने बात की है गौतम गंभीर सर, हमने बात की इरफान पठान सर, सुनील गावस्कर सर, ये सब के बारे में हमने बात की। सो पूरा पॉडकास्ट फटाफट देखिए। तो सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हमारे स्पेशल गेस्ट का, पदमजीत सहरावत सर। इंट्रोडक्शन की इन्हें जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जिनका इनकी आवाज में जितना दम है हम सब ने देखा है। इनकी कमेंट्री हमने देखी है हर एक स्पोर्ट्स इवेंट में, हर एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में हमने इनकी कमेंट्री देखी है। ही इज ग्रेट स्पोर्ट्स कमेंटेटर, ही इज सिंगर, ही इज एंकर, एंड ही ऑल्सो होस्ट सम स्पोर्ट्स इवेंट। तो चलिए, इंट्रोडक्शन आपका हो गया है, तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं पतंजलि सहरावत से। धन्यवाद, सो नाइस टू हैव मी हियर, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो पॉडकास्ट की शुरुआत, जो पहला प्रश्न होना चाहिए वो आपके जर्नी के शुरुआत से होना चाहिए। तो मैंने एक चीज आपके बारे में सुनी है कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत एज एन रणजी क्रिकेटर की थी सर। तो रणजी क्रिकेटर टू अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर, इसके बारे में जरा हमारे ऑडियंस को बताइए, ये जर्नी कैसी थी? जी हाँ, और मैं हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेला, देवधर ट्रॉफी खेला, नॉर्थ जोन से अंडर 19 इंडिया के लिए मेरा चयन हुआ। फिर एक इंजरी थी जो हुई, और वो इंजरी 6 साल खा गई। 6 साल खा गई तो मैं सिर्फ 15 ही रणजी ट्रॉफी मैच खेल पाया। और कमेंट्री बनने का ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप कमेंटेटर बन जाते हैं, ओवरनाइट आप कमेंटेटर नहीं बन जाते। तो एक कॉन्टेस्ट आया था 2004-05 में, वो था ESPN पे, हर्षा की खोज, ड्रीम जॉब। तो उसमें आनंद नरसिम्हन और मेरा टाई हो गया था, बराबर पॉइंट्स थे दोनों के। फिर दोनों के लिए एक स्पेशल राउंड क्रिएट किया गया था, और उसमें आनंद नरसिम्हन विजयी हुए थे और मैं नंबर 2 था। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई थी। वो हंट थी एंकर्स और कमेंटेटर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद आज भगवान का शुक्र है और आप जैसे लोगों का प्यार है कि कोई ऐसी लीग नहीं है विश्व में जो इसमें कमेंट्री ना की हो, और दोनों भाषाओं में कर ली है, अंग्रेजी में भी कर ली है, हिंदी में भी कर ली है। बिल्कुल। बस यही था कि एक ही मेरी हमेशा वो रहती थी कि मैं हमेशा मानता था कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। कि लोग भले ही आपको न चाहें शुरू में, क्योंकि हर किसी को तिरस्कार मिलता है। और मैंने भी जब 2002 में एक इंसिडेंट है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, आज भी हैं, नेशनल सेलेक्टर भी रहे हैं, नाम नहीं लूंगा। तो वो 2002-03 में डीडी स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करने आए थे गुड़गांव में। तो मैं वहां मैदान पे गया था। मैंने उनको कहा था ये तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पे प्लेज, एक्टिंग, डिबेट कर ही रहा था, गाने गा रहा था। तो मुझे लगता था कि मैं बोलने में ठीक ठाक हूँ, और क्रिकेट की बात करनी है तो कर ही लेंगे। तो मैं उनके पास गया कि मैंने कहा पाजी मेरा थोड़ा कराओ, बात कराओ। उन्होंने कहा पागल हो गया, ऐसे नहीं होता, 10 साल लगेंगे, प्रैक्टिस कर। तो जी मुझे बड़ा वो हुआ, पर उस समय मेरे जहन से ख्याल आया कि भगवान ऐसा कुछ करियो एक दिन कि ये इंसान मुझे फोन करके एक दिन कहे कि भैया मेरा कहीं कराओ। तो वही हुआ। ये बात है 2003 की। और 2005 में मैं जी स्पोर्ट्स पे एक एंकर था, मेरे दोस्त सिद्धार्थ दत्ता प्रोड्यूसर थे, और हम दोनों को एक बार जिम्मेदारी दी गई श्री गैरी लवजॉय द्वारा कि आप दोनों मिलके हिंदी कमेंट्री पैनल का चयन करें। तो मुझे आप मानेंगे नहीं, मुझे किसका फोन आता है? मुझे उसी शख्स का फोन आता है। वो कहता है पैडी, मेरे चैनल में ना कमेंटेटर्स का की जरूरत पड़ेगी, आप लोग पैनल बना रहे हो।
देखना जरा मेरा हो जाए तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा पाजी और किसी का हो ना हो, आपका मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद टिट फॉर टैट नहीं था। मेरा मकसद ये नहीं था कि आपने मेरा नहीं कराया तो मैं भी आपका नहीं कराऊंगा। मेरा ये था कि आपने तो मेरा कराया नहीं, पर आप डिजर्व करते हैं, और डिजर्व तो मैं भी करता आपका था, जरूर करूंगा। मैं आपका जरूर कराऊंगा। तो ये मेरा आंसर था उनको, कि आप तो औरों के बारे में नहीं सोचते, मेरे लो मैं जरूर सोचूंगा आपके बारे में। तो वो बिल्कुल शुरुआत। सर, कमेंट्री तो आप करते ही है बेहतरीन, एंकरिंग भी आप करते हैं, लेकिन एक म्यूजिक कंपोजिंग आपने कब से शुरू की और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि म्यूजिक कंपोजिंग भी मुझे करनी चाहिए? जी मैं हमेशा मंच का खिलाड़ी रहा हूँ, तो मुझे आप मंच पे आप गवा लीजिए, बुलवा लीजिए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ऑडियंस से मेरा हमेशा एक नाता रहता है। तो मेरी ऑडियंस ने हमेशा मुझे प्यार दिया, तो उस प्यार की वजह से वो कॉन्फिडेंस आता है। तो हमेशा मैं सिंगर था, कॉलेज फेस्टिवल्स में मैं इनाम जीतता था। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई, तो वहाँ काफ़ी नाम था मेरा एज ए सिंगर। तो वहीं से था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूजिक आप सीखने लगते हैं तो आपको यकीन होने लगता है कि आप कंपोज भी कर लेंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर अच्छा सिंगर कंपोजर हो, कंपोजर सिंगर होना कोई जरूरी भी नहीं है। तो ये अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, या तो ऊपर वाला आपको देता है या नहीं देता है। तो मुझे भगवान ने दिया, और आज तक 200 से ज्यादा गाने कंपोज कर लिए। ब्यूटीफुल सर। सर, आपके एल्बम में से कोई भी एक गाने की 2 लाइन गा के सुना दीजिए हमारे ऑडियंस अच्छा चलिए, 2 लाइनें मैं उस गाने की सुनाता हूँ जो भी रिलीज नहीं हुआ है, तो आपका शो थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। आगे एक को। फिल्म में ब्यूटीफुल। आएगा, ये सुनिए। अंबर ऊपर बैठा बैठा खेल कर मदारी। यहाँ हमने ऊपर वाले को मदारी कहा है, ठीक है, भगवान अच्छा, जो है उसको गाने में मदारी कहा है। मदर। अंबर ऊपर बैठा बैठा खेल कर मदारी, कब वो अपनी डोर खींच ले मदारी, जितनी भी सांसें हैं, जितनी भी सांसें हैं, तू तो जी ले सबकी सारी हो, खेल कर मदारी, खेल कर मदारी। ये जी। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। सर, अभी एक और सवाल है मेरा। आपने मोर देन 3000 टेलीविजन शोज किए हैं, जिसमें से आपने एंकरिंग की है इन शोज में आईपीएल, आईसीएल, आईएसएल, एनबीए, प्रो कबड्डी, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, डब्ल्यूटीए मैचेस और विंबलडन ओपन और ओलंपिक्स। इन सारे स्पोर्ट्स में से एक इवेंट्स है आपने जिसमें एंकरिंग की है। सो मैं आपके लिए इन सारे मैं करेक्ट करता हूँ, इनमें से कुछ में मैंने एंकरिंग किया, सब में मैंने एंकरिंग नहीं किया। प्रो ओके, कबड्डी के मैं एंकर, मैं एज एन एक्सपर्ट बोलता हूँ और एज ए कमेंटेटर बोलता हूँ। ओके, बाकी एनबीए में मैं एज ए कमेंटेटर था। बाकी जी ओके, स्पोर्ट्स, टाइम्स नाउ, इन चैनल्स पे मैं एज एन एंकर में रहा हूँ, और वहाँ करीब दोनों के मिला के 3000 से ज्यादा शोज मैंने एंकर किए होंगे। हाँ, कमेंट्री जो आप टूर्नामेंट्स ले रहे थे, इन सबकी कमेंट्री में कर चुका हूँ, दोनों भाषाओं में कर चुका हूँ जी। बिल्कुल। तो आपके लिए ये सारे शोज में एक एंकरिंग या कमेंट्री करना कैसा एक्सपीरियंस था, और आपके लिए इन सारे स्पोर्ट्स इवेंट में से सबसे बड़ा इवेंट जो आपने या तो कमेंट्री की हो या तो एंकरिंग की हो, कौन सा था? देखिए, सबसे बड़ा तो विश्व कप होगा। आप वर्ल्ड कप से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बिल्कुल। 4-5 दिन का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मैं वर्ल्ड कप करूंगा स्टार स्पोर्ट्स के लिए। तो उस 2023 का वर्ल्ड कप। 2023 का वर्ल्ड कप, मगर उससे पहले मैं वर्ल्ड कप कर चुका हूँ, और आईपीएल में कर चुका हूँ 3 साल सोनी के लिए किया, फिर स्टार के लिए कर रहे हैं। तो देखिए फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि सबसे बड़ा तो अगर देखेंगे तो आप आईपीएल बहुत बड़ा माना जाता है, विश्व कप माना जाता है। मगर एक चीज हुई थी 2014 में, जब स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे क्रिकेट से निकाल के कहा था कि आप ना कबड्डी करो, आपकी आवाज उसके लिए बड़ी अच्छी है। तो मैं डोमेस्टिक बीसीसीआई की कमेंट्री किया करता था। तो मुझे लगा कबड्डी करूंगा यार, मैंने कहा, मुझे लगा लाइफ में डिमोशन हो गया। मैं कहा कहाँ क्रिकेट, कहाँ कबड्डी। तो 2014 की बात है। उसके बाद लेकिन जब उस खेल से जो हमें मिला, जो प्रेम मिला, जो सम्मान मिला, जो स्नेह मिला, जो लोगों का प्यार मिला, वो देख के तो मैं कहूंगा मेरा सबसे सुखद अनुभव आज तक का जो रहा है, वो रहा है प्रो कबड्डी। प्रो कबड्डी में मैं हिंदी कमेंट्री 2% करता हूँ, 98% में इंग्लिश कमेंट्री करता हूँ। तो उस जर्नी में कुछ बड़े अच्छे लोग साथ जुड़े, जैसे मिस्टर संजय बैनर्जी हैं। कोई भी हिंदी कमेंट्री को अगर सीरियसली लेना चाहता है
और कोई अपनी भाषा को इंप्रूव करना चाहता है तो आप संजय बनर्जी की कमेंट्री जरूर सुनिए, क्योंकि हर जब भी भाषा बोली जाए, मेरा मानना है, व्हेन अ लैंग्वेज इज स्पोकन इट हैज टू बी स्पोकन वेरी वेल। तो हिंदी अगर आपने सीखनी है कि कैसी बोली जाए, तलफ्फुज कैसा हो, उच्चारण कैसा हो, ग्रामर कैसी हो, तो आप उनको जरूर सुनिए, और वो इस फील्ड के दिग्गज हैं। बिल्कुल सर। सर मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, एक चीज मुझे आपसे पता चल रही है, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव गॉट। मैंने एक शायरी भी लिखी है इसके बारे में, मैं आप जैसे शायरी लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सुनाना जरूर चाहूंगा। ठोकरों से डरते हो क्यों, ठोकरों से डरते हो क्यों, एक बार ठोकर तो खाकर देखो, पंख नहीं फैल रहे तो क्या हुआ, एक बार काम तो करके देखो। मतलब सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ, एक्सपीरियंस लेने से डरती है बहुत सी चीजों का, बहुत सी चीजों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। गलतियों से मत घबराना। Mistakes are the portals of discovery. A failure is not somebody who falls. A failure is somebody who doesn't rise after falling. गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप गिरेंगे, आप उठेंगे, आप उठिए। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं। तो आप छोटी सोच मत रखिए और गिरने से मत डरिए। कौन नहीं गिरा? कोई नहीं जिसने ठोकर ना खाई। टाटा, बिरला, रमता जोगी, ये कहावत तो सुनी होगी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है। जो कहता है कि वो नहीं टूटा वो झूठा है। अब गलतियों से मत घबराइए। सचिन तेंदुलकर आउट नहीं हुए थे, बीट नहीं होते थे, 0 पे आउट नहीं हुए। पेले ने हर मैच में गोल मारा है। हाँ, मोहम्मद अली हर बाउट जीते हैं? नहीं जीते हैं। हर कोई, आप उठाइए, हैरी पॉटर, उसकी जो ऑथर थी, हाँ, जेके राउलिंग, वो अनएम्प्लॉयड थी, डिवोर्स थी, उनके पास पैसे नहीं थे, खराब जिंदगी थी, बैंक में बैलेंस नहीं था कुछ, एक ओल्ड टाइपराइटर, पुराना टाइपराइटर था, और एक अच्छा दिमाग था, और विश्वास था कि मैं कुछ करूंगी। हैरी पॉटर लिखी, 13 पब्लिशिंग हाउसेस ने नकार दिया, कहते हैं फेलियर है, ऐसे फेंक दी। सबसे ज्यादा बिकने वाली आज तक की किताब बनी हैरी पॉटर। वो कहते हैं ना, फेलियर। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। कारण पता है क्या था? कहते आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अरे बाबा रे। मैं तो कहता हूँ शुक्र है जिसने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है वो रेडियो जॉकी बन जाते, हम एक महानायक खो देते। अमिताभ बच्चन मुंबई में गए, पहले 3 ऑडिशन फ्लॉप, नहीं सिलेक्ट हुए। अमिताभ बच्चन फिर अमिताभ बच्चन बने, 12 साल राज किया। उसके बाद अपनी कंपनी शुरू करने की कोशिश करी, ABCL, कंपनी फ्लॉप्ड। एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे नहीं थे। डिड गिव अप? नो। वो अपने नेक्स्ट स्टोर यश चोपड़ा के पास गए और कहा, सर मुझे काम दीजिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। अमिताभ बच्चन ने भी काम मांगा है, तो काम मांगने में कोई शर्म नहीं होती जी। तो कोई बोलते ना, हाँ बोलिए। वो बोलते ना, फेलियर इज द बिगेस्ट वे टू क्रेव सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आपको, देखिए, सक्सेस आपको बताएगा कि आपको जीतना कैसे, लेकिन फेलियर आपको बताएगा वो चीज कैसे नहीं करनी है, राइट वे क्या है वो चीज करनी है। मेरी खुद की लिखी हुई कविता सुनाता हूं आपको। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ आ रही। तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रह बस, रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तू परवाह इनकी करियो ना। दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? वाह सर, ब्यूटीफुल। सर आप बोलते हैं ना, मन होता है कि आपको सुना करे, एकदम बेहतरीन। आप बोलते हो एकदम बेहतरीन, आपकी आवाज है, आवाज में दम है। एक और सुनाता हूं, सुनो। देखिए, मैंने लिखा कि द रियल पावर इज नाउ। सही में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत होती है वो आज में होती है। और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज द बिगेस्ट डिजीज। हमें सोचते हैं आज का काम कल पे टाल देते हैं। मैं भी टालता हूं, कई बार आप भी टालते होंगे। बिल्कुल। अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन के वशीभूत न हो तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है आज का काम कल पे टालना। मैंने लिखा,
खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा। सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। गौर कर, गौर कर अपने हुनर की कद्र कर, गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर। तू धनी है तू खुदा का शुक्र कर, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। तुझसे है हौसला तुझसे जुनून है, मेहनत के बाद ही मिलता सुकून है। कल जमाना तेरी ही मिसाल दे, काम कुछ ऐसा आज कर अब कर। Now the real power lies in the now. If you do it now the world will say wow, if you don't do it now the world will say ciao. Yeah. The power of today will take care of the power tomorrow. The power of now will take care of the sorrow tomorrow. You'll never be able to borrow this moment tomorrow. Problem ये है कि we underestimate the power of tiny moments. A genuine compliment, a warm hug, a pat on the back, a helping hand, all of that has the power to turn a life around. लोग सोचते हैं बैठे बैठे यू नीड द विल टू विन। विल तो किसी में भी हो जाएगी, मेरे में भी विल है जीतने की। इट डजंट रिक्वायर मच टू हैव द विल। डू यू हैव द विल टू प्रिपेयर टू विन? You cannot have $1 million dream with a minimum wage work ethic. Rome was not built in one day. Taj was not built in one day. One burger will not make you fat. One salad will not slim you down. It is what you repeatedly do over and over again that leads you to success. Battles are not won in the battlefield. Battles are not won in the battlefield. Battles are won in the practice arena when nobody is watching you. When there's nobody. अब सुबह अलार्म बजता है, मेरे जैसे तो दबा के फिर सो जाते हैं। तो इसमें मैंने कोट लिखा, बड़ा मशहूर हुआ। मैंने लिखा आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। The harder you work, the luckier you get. बिल्कुल सनक, लगन, अगन, पागलपन, शिद्दत उस हद तक जाएगी, मंजिल अपनी ओर खींची तेरी ओर चली आएगी। ब्यूटीफुल सर। एक और सवाल है, एक वाइज पर्सन ने कहा है वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज इट अलाउज इट्स आर्टिस्ट टू बी। कला, आर्ट, आपके हिसाब से ये दुनिया में अभी फिलहाल आर्ट और कला की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है कला की? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप देखें वो टैलेंट जो छिपा रह जाता था, छपता नहीं था, छिप जाता था। जंगल में मोर नाचता था, कोई नहीं देखता था। आज सोशल मीडिया के जरिए अगर आपके पास टैलेंट है, कितने ही बच्चे 14 साल के भी, 15 साल के भी, वो यूट्यूबर बन गए, वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो आज अगर आपके पास हुनर है और आज अगर आपके पास एक इच्छा है, आज अगर आपके पास काम करने की ललक है, आज अपने आप को भट्टी में झोंकने की एक इच्छा है, तो आज आपको गाना रिलीज करना हो तो म्यूजिक लेवल के बाद जाने की जरूरत नहीं, अपने चैनल पे कर दीजिए, भगवान ने चाहा तो वो भी हिट हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपको शायरी का बहुत बड़ा शौक है, जो हमने अभी देखा भी, आप बहुत अच्छे शायरी बोलते हैं। ये शौक कहाँ से आया? ये बस गाने बनाने होते थे तो किसी को पैसे होते नहीं थे देने के लिए, तो मैंने कहा राइटर को पैसे दोगे इससे अच्छा खुद लिख लो। तो हम लिखने लगे तो फिर भगवान ने कहा कि ले बेटा तू मेहनत कर रहा है, तेरे को थोड़ा और दे देता हूँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, दरअसल सब ऊपर वाले का दिया है। हम तो, मुझे तो बहुत डर लगता है कल को अगर मेरी आवाज चली जाए, कल को मेरा हुनर जो है गाना कंपोज करने का, लिखने का, चीजें क्रिएट करने का, ये चला जाए। क्योंकि आप और मैं तो सिर्फ कठपुतलियां हैं, डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं हमेशा कहता हूं कि किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, सुनिए, किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। कि क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास कुछ नहीं है। जो दिन अच्छा कट जाए वो कट। बिल्कुल सर, वो जो आपने बोला आपकी आवाज कभी चली जाए वो आपको डर है, हम आशा करते हैं ऐसा कभी ना हो, हमें आपकी ब्यूटीफुल आवाज हमें सुनने मिले हर एक स्पोर्ट्स इवेंट में। थैंक यू। तो ये आशा है। अभी एक और सर, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है होस्टिंग और एंकरिंग को थीन लाइन के बीच में कि ये दोनों क्या है, तो जरा ये कंफ्यूजन को मिटाइए। कुछ नहीं है, होस्टिंग और एंकरिंग ज्यादा सेम ही होती है। अगर आप लाइव शोज मतलब कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोई कॉर्पोरेट इवेंट, कोई ब्रांड लॉन्च अगर हो, आप जाके उसकी एंकरिंग करते हैं मंच पे, स्टेज पे, तो उसे आप एमसीइंग कहते हैं, होस्ट कहते हैं। एंकरिंग होती है जो आप टेलीविजन के लिए करते हैं।
बिल्कुल। जो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं ये एंकरिंग है। आप एंकर हैं यहाँ पे, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, ठीक है। ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो आप होस्ट भी हुए और एंकर भी हुए। वो नाम अलग अलग है, काम एक ही होता है। बिल्कुल। सर, यू हैव डन कमेंट्री इन स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, क्रिकेट, और मैंने सुना है कि आपको कबड्डी की कमेंट्री करना सबसे ज्यादा पसंद है, जो कि हमने देखा भी, आपने अभी बोला था। इसकी वजह क्या है, मतलब क्यों कबड्डी ही क्यों? वो उसमें ज्यादा अपनापन मिला, क्योंकि पहले जब क्रिकेट मिलती थी कमेंट्री करने की तो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट मिलती थी। हमारे देश में ये है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है तो आप एक इंटरनेशनल कमेंटेटर भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, मैं देवधर ट्रॉफी खेला हूँ, लेकिन आपकी गिनती उनमें नहीं होती थी कि आपसे इंटरनेशनल कमेंट्री कराई जाए। तो कबड्डी में वो अपनापन, प्यार ज्यादा मिला लोगों का। अब जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट करने लगा हूँ तो क्रिकेट का भी अब मिलने लगा है। तो चीजें कई दफा जब आप चाहते हैं तब नहीं मिलती हैं, मगर कीप ऑन ट्राइंग। सी माय मंत्रा इज द ग्रेटर द चांसेस यू टेक, मोर द चांसेस ऑफ सक्सेस। आप बैठे बैठे, आप देखिए एक शूटर है, उसका पिस्तौल है, जब ट्रिगर दबाई नहीं तो चलेगा क्या, लगेगा क्या, मिलेगा क्या। बिल्कुल। Keep trying, and chances are you might stumble upon something when you least expect things to happen for you. I have never seen or heard of anyone stumbling upon something while sitting down. बैठे बैठे कुछ नहीं होता। मैंने दो लाइनें लिखी इस पे। मैंने लिखा, चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, पानी डालो थोड़ा गूंदो क्या क्या रूप दिखाए। बैठे बैठे सपने देखो, देखने में क्या जाए, पर बैठे बैठे देखने से सपने पूरे तो ना हो पाए। बिल्कुल। सोचने से नहीं होगा, करने से होता है। मैंने फिर लिखा कि आप सड़क पे जाते हैं, दो भुट्टे हैं, भुट्टा ना, भुट्टा खाते हो आप? हाँ। तो दो भुट्टे हैं, एक बिना सिका भुट्टा, एक सिका हुआ भुट्टा। बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। एब्सोल्युटली छाया है सर। कोहरा, है ना। बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का। कीमत बढ़ानी है, जलना तो पड़ेगा, निखरने के लिए आग में तपना तो पड़ेगा। छाया है कोहरा, छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा, इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा, तो जलना तो पड़ेगा। ब्यूटीफुल, जलना, ब्यूटीफुल सर। अभी अगर हम बात कर रहे हैं कबड्डी की, तो आपने कबड्डी, विवो प्रो कबड्डी लीग, जिसने कबड्डी को इंडिया में फेमस किया, आपने उनके साथ बहुत पहले सीजन से शायद आपने उनके साथ काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि कबड्डी के साथ कबड्डी का फ्यूचर इंडिया में क्या है फिलहाल? बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो गुमनामी के अंधेरे में छुपे हुए थे। मंजीत छिल्लर, अनूप, राकेश। जब लीग शुरू हुई तो ये 3 सबसे बड़े सितारे थे। और जब लीग शुरू हुई 27 जुलाई 2014 को, तो 10 दिन बाद ये खिलाड़ी जब एयरपोर्ट पे जाते थे तो इनको देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगता था, लंबी लाइनें लगती थी। इनसे लोग सेल्फी ले रहे हैं, इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, इनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, टेलीविजन पे इनके प्रोमो चल रहे हैं। देखिए, इसमें स्टार स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। स्टार स्पोर्ट्स ने जब कबड्डी को पॉपुलर करने की सोची तो उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने कहा लेट्स गो ऑल आउट, बढ़िया, सबसे कीमती लाइट वहां लगाई गई, साउंड सिस्टम ब्रिलियंट था, एनबीए को मात दे दे ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट किया गया। तो उससे ये हुआ, कमेंट्री भी अच्छी हुई, कमेंट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, कबड्डी का फ्यूचर बहुत बड़ा है। और ये वो खेल है जो हमारा खेल है, मिट्टी का खेल है। और इसको खेलने के लिए मैं फिर अपनी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ। इसमें लिखी थी कि ना साज ना सामान चाहिए कबड्डी खेलने के लिए, ना साज ना सामान चाहिए, ना खुला मैदान चाहिए, 4 लाइन खींच के बस थोड़ा एटीट्यूड चाहिए। ये आप आपके घर में खेल सकते हैं, मेरे घर में भी खेल सकते हैं, कहीं भी कबड्डी खेल सकते हैं। लाइन खींचो और शुरू हो जाओ। बिल्कुल। जो मैं मानता हूँ कि आज के दुनिया में वर्ल्ड बहुत फास्ट है, किसी के लिए रुकता नहीं है। वो जितना फास्ट चीजों में प्रोवाइड करके, जैसे कबड्डी की 40 मिनट की एक मैच होती है, तो वो ऑडियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, देखिए, मॉडर्न एज वांट्स एवरीथिंग इन अ जिफी, सो वी टेंड टू हीरो वर्शिप अ प्लेयर और अ फॉर्मेट दैट प्रोवाइड्स अस विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे मुझे एक मैराथन देखनी है। आपको कहा जाए कि एक मैराथन देखेंगे, 100 मीटर रेस देखेंगे, आप कहेंगे मुझे 100 मीटर रेस दिखाइए। क्योंकि लोगों को फटाफट चाहिए, फटाफट, सटासट, झटाझट, है ना। वो इंस्टेंट मैगी क्यों हिट हो गया? क्योंकि वो फटाफट बन जाता है, टाइम नहीं लगता।
तो इसलिए कबड्डी बिल्कुल एप्ट है। और इसके जो रूल्स हैं, सुपर रेड जो क्रिएट हुई कि 2 एम्प्टी रेड्स के बाद तीसरी रेड आपकी डू और डाई रेड होगी। अगर आप 3 पॉइंट से ज्यादा लाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाते हैं, तो आप सुपर रेड अपनी टीम के लिए अर्जित करते हैं। उसके बाद एक ऑल आउट हो गया कि टीम को सफाया कर दो, सामने वाले का 2 अंक उसके आपको मिलेंगे। सुपर टैकल हो गया। तो जो रूल्स थे स्टार स्पोर्ट्स ने इंक्लूड किए, वो बहुत ही बढ़िया और सोची समझी वो थी कि किस तरीके से इसको और पॉपुलर किया जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं उसको इतना प्रेम, इतना स्नेह मिलता है। कबड्डी इज हियर टू स्टे, नो डाउट। बिल्कुल सर, क्या विवो प्रो कबड्डी आईपीएल वे में जाएगी? इतनी जितनी बड़ी आईपीएल इंडिया में एक बड़ी लीग बनी, क्या विवो प्रो कबड्डी उतनी बड़ी लीग बन पाएगी? नहीं हो सकती। आईपीएल आईपीएल है, आईपीएल का मुकाबला आप नहीं कर सकते। लेकिन नंबर 2 लीग इंडिया की प्रो कबड्डी लीग ही रहेगी मेरे हिसाब से। आईपीएल आईपीएल है, क्योंकि क्रिकेट को इस देश में आप बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल, सवाल नहीं पैदा होता। ये और नंबर 2 क्यों? खेलाई जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आप हॉकी को पीछे छोड़ के आ रहे हो, इसमें आप फुटबॉल को पीछे छोड़ के आ रहे हो, बिल्कुल इसमें आप बैडमिंटन लीग को पीछे छोड़ के आ रहे हो। तो प्रो कबड्डी, इसमें कराटे लीग को, उसमें कौन सी खो खो लीग को आप पीछे छोड़ के आ रहे हो। बिल्कुल, लेकिन क्यों? क्या वो रेवेन्यू के वजह से या कोई रीजन अलग है? नहीं, आप लोगों का प्यार और क्रिकेट की तरफ जो स्नेह है वो अलग लेवल का ना। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि पहले कबड्डी सिर्फ मिट्टी का खेल माना जाता था, मतलब सिर्फ गांव में डिस्कस होता था, रूरल एरियाज में खेला जाता था, वहीं लोग देखते थे। अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग कबड्डी को डिस्कस करते हैं, तो वो एक अचीवमेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप जाके आईपीएल को टक्कर देने वाले हैं, वो नहीं होगा। एब्सोल्युटली। और अगर मैं देखूं क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम को एक हेल्दी कंपटीशन है। अगर हेल्दी कंपटीशन मतलब मेरा है कि अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, फेवरेट्स इंडिया होगी, लेकिन यू कैन प्रेडिक्ट द गेम। लेकिन अगर आप उसी जगह कबड्डी में देखें, फिलहाल कोरिया, ईरान एंड इंडिया आर द 3 बिग टीम्स। उसके सिवाय आपको कंपटीशन इंडियन टीम को कोई देने वाला लगता नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब क्या अभी भी कबड्डी एक ग्रोइंग स्पोर्ट है या? ग्रोइंग स्पोर्ट है, वो लोग इतना नहीं खेलते हैं। बाकी देशों में तो टीम्स आप उनकी कोई अगर वर्ल्ड कप होता है तो उसके लिए टीमें बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारे हरियाणा में क्या है कि बच्चों की जैसे टीचर नहीं आई सरकारी स्कूलों में, एक टीचर एब्सेंट होगी, तो बच्चे शौकिया कबड्डी खेलने लगते हैं, अब खो खो खेलने लगते हैं। ये वो खेल है जो आपके लिए रिक्रिएशनल स्पोर्ट है। तो जब आप खेल को बिना हार या जीत के पहलू के हिसाब से सिर्फ मजे के लिए खेलने लगते हैं, तो आप उस खेल को जल्दी अपना लेते हैं। इसलिए हरियाणा में इसका ज्यादा प्रचलन है, और वो प्रचलन बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वहां पे और आप बहुत इसको। हाँ नहीं नहीं सर, बोलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है बाकी देशों को अभी ऊपर आना बाकी है, और ग्रो हो रहा है स्पोर्ट, अभी होगा और होगा। क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की एक मेन चीज होती है, अगर वो कंट्री में वो फेमस है, मतलब वहां की जो बॉडी टाइप है कोई भी लोगों की या पीपल्स की, वो उस स्पोर्ट के लिए बनी है। अभी मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है, वो ये स्पोर्ट, कबड्डी के स्पोर्ट के लिए वो उनकी प्लेयर्स की वो बॉडी टाइप बनी होगी। क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के अगर वो आप थाई देखे, मसल्स देखे, वो वर्ल्ड कप 2016 हुआ था जो इंडिया जीती थी कबड्डी में, सारी टीम को एकदम वन साइडेड मार दी थी। हाँ, अहमदाबाद में हुआ था। और बिल्कुल, उसके बाद लेकिन मैंने हम देखा लोग था। पिछले एशियन गेम्स में हम लोग हारे हैं, ये भूलिए मत आप। पिछले हाँ, एशियन गेम्स में हारे हैं, तो उम्मीद करिए इस दफा ऐसा कोई उलटफेर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान से ही हारे थे पिछला एशियन गेम। हाँ, ईरान से हारे थे, बिल्कुल सेमीफाइनल सर, हारे एक और चीज हमें बता दीजिए। अगर आप पीकेएल, आपका जैसे कि आपने बोला एक फेवरेट लीग है, तो उनके फेवरेट रेडर, फेवरेट डिफेंडर और फेवरेट ऑलराउंडर के भी बारे में आपके बता दीजिए। देखिए, आज के माहौल को अगर आप देखेंगे तो फेवरेट रेडर मेरा नवीन एक्सप्रेस। फेवरेट डिफेंडर की अगर आप बात करेंगे तो मेरे फेवरेट डिफेंडर होंगे फजल अतराचली। और ऑलराउंडर आगे, ऑलराउंडर हाँ, ऑलराउंडर में पहले दीपक निवास उड़ा हुआ करते, मंजीत चिल्लर बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हुआ करते। अब ऑलराउंडर की श्रेणी में मैं पवन शरावत को डाल देंगे, क्योंकि पवन शरावत थोड़ा डिफेंस भी कर लेता है, वो रेडर भी बहुत उम्दा है। बिल्कुल सर, ये जो पॉडकास्ट है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो अभी बन चुके हैं,
स्पोर्ट्स कमेंटेटर, अरे कुछ नहीं बना स्पोर्ट्स मैं, जर्नलिस्ट। आप लोग चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं बना। मैं तो अभी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। सर, नहीं सर, चढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो है। आप जो भी बन चुके हो, मुझे वहां पे पहुंचना है, वहां तक मुझे पहुंचना है। इट्स माई ड्रीम टू रीच दैट। सो ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉडकास्ट के जरिए हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका एक्सपीरियंस, आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, उन सब चीजों के बारे में हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि क्या होता है वो स्टेज में जाना, और क्या होता है वो फीलिंग लेना। मतलब तो ये सवाल है कि आपने भज्जी के साथ काम किया, भज्जी सर के साथ, इरफान सर के साथ आपने काम किया है, और गौती सर के साथ भी आपने काम किया है। ये क्रिकेट के दिग्गज है। सो उनके साथ जरा फनी मोमेंट्स बताइए। सुनील गावस्कर साहब को आप भूल गए, रवि शास्त्री को भूल गए, वीरेंद्र सहवाग को आप भूल गए। सर गिनाने को तो बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके दिल साथ। से ज्यादा मजा किसके साथ कमेंट्री करने में आता है, तो वो आता है हरभजन सिंह के साथ। क्योंकि बिल्कुल हरभजन सिंह एक बिल्कुल वो किंग है, और उनके साथ वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, वो मेरे को बड़े भाई जैसा प्यार देते हैं, ऑन एयर भी ऑफ एयर भी। तो गावस्कर साहब देखिए, हमसे तो मतलब हम तो छोटे थे, तो हमारे उनके पोस्टर हमारे दीवारों पर टंगे होते थे। तो मेरे लिए तो उनके साथ कमेंट्री करना बहुत सौभाग्य की बात है। जब भी मैं उन्हें मिलता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, वो अपना आशीर्वाद देते हैं। उनको मेरी कमेंट्री पसंद भी आई, और उन्होंने अच्छी बातें भी कही। भज्जी के साथ सबसे ज्यादा मजा है। और देखिए, फनी इंसिडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो वो अंदर की बातें वो बाहर आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो फिर एक हमारा बॉन्ड होता है आपस में, वो बॉन्ड फिर लीक नहीं होना चाहिए, वो तो घर की बात घर में रहनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी ये है कि रवि शास्त्री की मैं आपको बताऊं, मैं सोचता था कि वो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे और बड़े थोड़ा उसमें होंगे, तो मेरा उनका स्टिंट एक बार लगा हुआ था सुबह सुबह। उससे पहले मैं और वो सिर्फ कभी हेलो हाई हुई थी एक बार, कभी ज्यादा बातें नहीं हुई थी। लेकिन उनके साथ जब कमेंट्री करी तो समझ में आया कि कितने ही सहज हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, और बिल्कुल अपने साथ वाले को जो सहज महसूस करा दे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी कमेंट्री करना चाहता है सीरियसली, पहले आप अच्छे को कमेंटेटर बनिए। को कमेंटेटर का फर्ज ये होता है कि आप अपने पार्टनर का बेस्ट कैसे निकालते हैं। क्या आप अपने पार्टनर की खुशी में खुश हैं? क्या आपका पार्टनर जब अच्छा काम करता है तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, या आप जल भूनकर बैठ जाते हैं? जेलसी इज द होमेज पेड बाय द इंफीरियर टू द सुपीरियर। तो मेरे में वो नहीं है। मेरा तो बगल वाला अच्छा काम करेगा, मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो इन लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी मिलती है, देखने को मिलती है। सनी भाई, रवि रवि सर, वीरू, है ना, भज्जी, तो ये बड़ा मजा बिल्कुल। आता है। आईपीएल 2023 का फाइनल 2 दिन चला था, फाइनल अहमदाबाद में। सब थक गए थे। तो एज ए कमेंटेटर को कितना हार्ड होता है, मतलब 2 दिन जाना, कमेंट्री करना, क्या वो हार्ड अरे, होता है? पहले दिन जो फाइनल जो डिसाइडेड था, उस दिन मेरा मेरा म्यूजिक का शो था दिल्ली में, तो मैं उस दिन बिल्कुल। अवेलेबल नहीं था। अब लक देखिए कि अच्छा। मैच हुआ नहीं। हाँ, पहले दिन मैच हुआ शायद से नहीं। टॉस हुआ था ना, पहले दिन। हाँ, टॉस हुआ था बस। तो हाँ। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन होना है, अगले दिन होना है, तो फिर रात को मेरे पास फोन आया 10 बजे की, कल आप हैं अवेलेबल? हाँ, कि अब सुबह सुबह की टिकट भेजना। मैंने भेजी। तो मेरे नाम तो लिखा ही नहीं था फाइनल, मगर जिसकी किस्मत में लिखा होता है उससे कोई वो छीन नहीं सकता। तो दाने बिल्कुल। दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाने वाले का तो नाम। मैंने तो एक ही दिन कमेंट्री की थी वहां पे, लेकिन बड़ा मजा आया। बिल्कुल। सर, एक सवाल है, मतलब ये पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं थोड़ा सा पूछिए सोच पूछिए रहा हूँ। पूछिए। गौती सर क्या रियल में इतने गुस्से वाले हैं, या अरे फन बिल्कुल टाइप गुस्से का? वाला नहीं है। गौतम से गौतम बहुत बहुत मस्ती करता है गौतम। कहीं नहीं कोई गुस्से वाला नहीं है। देखिए, वो जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, गौतम बड़े मेहनती क्रिकेटर रहे हमेशा। और मुझे याद है कि दिल्ली का जब रणजी ट्रॉफी कैंप अटेंड करके लोग जाते थे, और खासतौर पर बिशन सिंह बेदी साहब का कैंप, तो सब लोग सीधा अपने घर जाके बिस्तर पे लेटते थे, क्योंकि अब थक जाते हैं। गौतम उसके बाद अपने नेट पे जाते थे, एलबी शास्त्री एकेडमी अशोक विहार में, वहां जाके फिर मेहनत करते थे। गौतम बाकियों से दुगनी मेहनत बचपन से करते हैं। तो जो वो बहुत मेहनती रहे हैं, उनको हमेशा अंडर 19 इंडिया में उनका चयन नहीं हुआ था एक बार, और वो उस बात को उनका बड़ा ठेस लगी थी। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब तक दिल पर नहीं लगेगी बात, तब तक नहीं बनेगी। गौतम थोड़े संजीदा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है आप उनके साथ ऑफ एयर बैठिए और वो पूरे हंसाते भी हैं और हंसते भी हैं, और बहुत ही गिविंग किस्म के इंसान है।
वो अपने घर के वहां एक लंगर चलाते हैं, मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं। वो 1 रुपये में सुना है। गरीब लड़कियों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत से बिल्कुल काम है जो वो करते हैं। सर, आपके लाइफ में आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? मतलब सब कुछ होती है। मैं जिसके साथ उठता बैठता हूँ तो उसकी अहमियत नहीं होगी तो मैं उसके साथ उठूंगा बैठूंगा क्यों? एक होता है सिर्फ आप काम करने के, जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ कमेंट्री करो सबके साथ आपकी बनती है। कितने ऐसे कमेंटेटर हैं जिनके साथ मैं कमेंट्री करना ही नहीं चाहूंगा। कबड्डी में भी, क्रिकेट में भी कुछ नाम है और सबके सबके लिस्ट में नाम होंगे। आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको उस आधे घंटे के लिए जब आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो आपको काम करने के पैसे दिए जाते हैं। आप अभिनेता हैं, आपको नाटक करना है कि ये मेरा सबसे बढ़िया मित्र है। उस आधे घंटे में अगर दर्शक को ये मालूम चल गया कि आप दोनों की बनती नहीं है तो फिर आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल आपका काम है, आपको पैसे दिए गए हैं, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। मुझे काम के पैसे मिलते हैं, मुझे किसी के साथ बैठ के अगर नौटंकी करनी है कि ऐसे दिखाना है कि मेरा इसका तो कुछ भी छुआ ही नहीं, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। कितने ही ऐसे कमेंटेटर हैं जिनके साथ मैंने ऑफ कमेंट्री, मैं उनके साथ 10-10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने ऑफ कमेंट्री उनके साथ चाय भी नहीं पी आज तक, लेकिन ऑन एयर वो लोगों ने बड़ी तारीफ करी। तो आप एक प्रोफेशनल हैं, आप इन चीजों को तो आपको दरकिनार करना ही पड़ेगा। सर, हमारे इंडिया में 100 मीटर में भाषा, रोटी, कपड़ा, मकान सब बदलता है। रोटी, कपड़ा, मकान का तो पता नहीं, भाषा को लेके आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। सो एक हाँ, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताइए, भाषा की इम्पोर्टेंस बताइए देखिए, हमारे इफ अ देश में। लैंग्वेज हैज टू बी स्पोकन वेल। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं देन द अदर पर्सन शुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट व्हिच रीजन ऑफ इंडिया डू यू कम फ्रॉम। बिल्कुल आपकी भाषा इतनी अच्छी होनी जरूरी है। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आपकी उर्दू में वो तलफ्फुज आना चाहिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में वो सुनाई देनी चाहिए, वो खनक, हर शब्द आपका ठीक होना जरूरी है। हाँ, मुझे शर्म इस बात की कई बार आती है बाकियों पे कि लोग कहते हैं यार माई इंग्लिश इज गुड, माई हिंदी इज बैड। अरे आपकी हिंदी कैसे खराब हो सकती है? बिल्कुल क्यों? और इतने लोग हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा जो हिंदी कमेंट्री करते हैं, उनको आज तक हिंदी की ग्रामर ही समझ नहीं आई, का और का फर्क नहीं पता। आप कमेंट्री करते हैं, आपका एक्सेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज से मिलता है, तो वो चीजें बड़ी देखी गई है। और हिंदी कमेंट्री में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस देश में। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भाषा बोली जाए तो भाषा बहुत अच्छी बोली जानी चाहिए। अगर आप मुझे हरियाणवी में कमेंट्री कराते हैं तो मैं थमने कभी पता नहीं लगन दूं कि मैं हरियाणवी नहीं हूं, मैं कभी हरियाणवी में कमेंट्री करके बता दूंगा। तो ये तो भाषा जो भी आप बोले वो अच्छी बोले। और एक बिल्कुल चीज और है, किसी एक भाषा से प्यार करने के लिए दूसरी भाषा का तिरस्कार करना जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि जैसे हमारे हरियाणा में एक चलन है कि भाई आप हरियाणवी हो तो सिर्फ हरियाणवी से प्यार करो। अरे हरियाणवी तो मेरी भी सबसे पसंदीदा लैंग्वेज है, लेकिन मैं बाकी भाषाओं से भी तो प्यार करता हूँ। मुझे मेरी अंग्रेजी भी उतनी है। कुछ लोग तो इसलिए नाराज हो जाते हैं कि यार हरियाणा को इंग्लिश बोलता है। अरे हमारा देश, हमारा जो स्टेट है वो बहुत डीप रूटेड है। हमें अपनी हरियाणवी से बहुत प्यार है, पर हम लोग हर भाषा अच्छी बोलते हैं। आप किसी हरियाणवी के पास आइए, आजकल हरियाणा कहाँ का कहाँ पहुंच गया। पहले ये होता था कि जो बिल्कुल हरियाणा से आता था उसे मानते थे तो अक्खड़ है, इसको भाषा एक ही आती होगी हरियाणवी। ऐसा नहीं है, हम लोगों की महारत बहुत भाषाओं में है। देश बदल रहा है अभी। जय हरियाणा। जय हरियाणा। T20 वर्ल्ड कप 2022, विराट कोहली की वो इनिंग्स, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, कहां पर थे आप उस समय? मैं स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में था, उर्मी मुंबई कैसी में। और वहां माहौल वहां कैसा से था उस स्टूडियो का? बहुत माहौल इलेक्ट्रिक था और हम कूद रहे थे, हम सोफे पे कूद रहे थे। मैं था, रवि भाई थे, उछल रहे थे हम लोग जो हो रहा था, क्योंकि हम लोग उस समय कमेंट्री में नहीं थे जब उन्होंने बैकफुट पे जाके वो सामने सीधा छक्का मारा था। हाय हाय, क्या ही सिक्स था वो तुम। हाँ। बिल्कुल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द मदर ऑफ ऑल राइवलरीज, वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन एवर इन क्रिकेट हिस्ट्री। एज ए कमेंटेटर जब भी आप वो मैच में कमेंट्री करते हो, जैसे कि आपने ये एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कमेंट्री की थी, तो कैसा होता है? क्या प्रेशर एज ए कमेंटेटर भी होता है? प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं उसको प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूं। मैं तो उसको, देखिए, प्रेशर कैन बर्स्ट अ पाइप एंड प्रेशर कैन क्रिएट अ डायमंड आल्सो।
तो मैं तो उसको और अच्छी तैयारी करके जाता हूँ, अपने नए नए वन लाइनर्स बना के जाता हूँ। तो मैंने लिखा था कि मैंने कहा सड़क खाली और घर भरे होंगे और रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि ये मुकाबला नहीं है आम, यह महासंग्राम। मुकाबले तो और भी हैं, मगर ये कुछ और है, हर तरफ इसी का शोर है। भारत बनाम पाकिस्तान हो चुका ऐलान। तो आपको नया नया तो कुछ लाना पड़ेगा। नॉर्मल चीज तो हर कोई बोल देगा, ओ बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, आप जरूर देखिए। कुछ नया लाने की एक ललक, वो तो मेरे में है, मैं कोशिश करता रहता हूँ, बस इतना ही है। एब्सोल्युटली सर, क्रिकेट की वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज इंडिया पाकिस्तान को माना जाता है। आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा बड़ी राइवलरी है, या एशिज बड़ी है या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत ज्यादा बड़ी राइवलरी? देखिए, अगर आपको कोई ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी से बड़ी कोई क्रिकेट की राइवलरी है, तो वो आपको लॉलीपॉप चुसा रहा है, चूसना मत। वो झूठ बोल रहा है, मानना मत। क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत बनाम पाकिस्तान, अरे बाबा रे बाबा। 14 तारीख को जब दोनों टीम आमने सामने होंगी अहमदाबाद में, मैं वहीं होने वाला हूँ, मैदान में कमेंट्री होगी। और तो मैं भेजूंगा आपको वीडियोस, देखना जरा, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। वो आलम वो अलग अलग किस्म का होता है। मैंने इस पे कुछ लाइनें लिखी थी कि मैंने लिखा, हरा ये रंग ना कर दे भंग मेरी नीली सी खुशियों को, लक्ष्य नजरें हटे ना लक्ष्य से, मशवरा है शेरों को। मैंने लिखा, हरा ये रंग ना कर दे भंग मेरी नीली सी खुशियों को, नजरें हटे ना लक्ष्य से, मशवरा है शेरों को। कड़ाकेदार कोहली है, धमाकेदार रोहित है, बड़ा जालिम जडेजा है, मगर ये खेल है, मगर ये खेल है और इसकी अपनी चालें हैं, इसकी अपने मिसालें हैं। धमाधम के चक्कर में कहीं फोकस कम ना हो जाए, फोकस कम जो हो गया पाकिस्तान आगे ना निकल जाए। हरा ये रंग ना कर दे भंग मेरी नीली सी खुशियों को, नजरें हटे ना लक्ष्य से, मशवरा है शेरों। सर, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज्यादा फेमस है, या क्रिकेटिंग रीजंस भी इसके वन ऑफ द क्रिकेटिंग रीजंस तो है ही नो डाउट, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है? क्रिकेट का कोई लेना देना इससे है नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी है। इसको आप मान के चलो। अब हम लोग मक्खन नहीं लगा सकते एक दूसरे को कि मतलब मक्खन को चूने में मिक्स करके चेपूं मैं आपको, वो नहीं है। ये पॉलिटिकल नहीं होती तो इतनी बड़ी नहीं होती, ये फैक्ट है। अगर हम एक जमाने में एक न हुए होते तो आज ये राइवलरी उतनी बड़ी न होती। क्रिकेट टीम दोनों देशों की अच्छी रही है। एक जमाना था 80s 90s में, उन लोगों ने हम पे डोमिनेट किया, उसके बाद हमने उन पे डोमिनेट किया, मैचेस कम हुए एक दूसरे के साथ खेलने। तो ये राइवलरी जो है ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल ज्यादा है। कोई आपको कहता है कि नहीं सिर्फ क्रिकेट की, आर यू किडिंग मी? क्रिकेट की राइवलरी होती तो फिर इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी होती, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी होती। इसमें पॉलिटिकल एंगल तो है। और सुनो, मैं वो बताऊं आपको सच्चाई। 2006 का शायद दौरा था भारत का पाकिस्तान, इंडिया गई थी पाकिस्तान। तो जर्नलिस्ट लोग गए थे, हमारे मित्र लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15-16 जर्नलिस्ट के मुंह की कहानी बताता हूं आपको। जब वो लाहौर की गलियों में, कराची की गलियों में शॉपिंग करने गए और दुकानदारों को पता चला ये भारत से आए हैं, जितना सामान लिया था उससे दुगना उनको बैग में और डाला, और 1 रुपया नहीं लिया। पाकिस्तान में जो आपको वेलकम मिलता है वो हमारे यहां नहीं मिलता। हमारे यहां आप आ जाओ चांदनी चौक में, कौन मुफ्त दे देगा आपको? ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। वहां आप गली में चले जाइए, उनको पता चला ना कि ये जर्नलिस्ट इंडिया से आए, किसी से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। बैठ के खिलाया अलग, ध्यान रखा अलग। तो वो अलग लेवल की है। द प्रॉब्लम इज इट इज द ओल्ड हु डिसाइड वॉर एंड इट इज द यंग हु डाई। ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, वो पॉलिटिक्स इतनी कर देते हैं। और ये पॉलिटिक्स कब से चली आ रही है? आई थिंक ये पॉलिटिक्स अगर बंद हो जाए, दोनों देश आपस में प्यार से रह लें, तो लेकिन देखिए, क्या ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान की तरफ से बहुत गलत हरकतें भी हुई हैं, और वो हमारे देश पे जो हमला करते हैं वो, लेकिन वो ये आम आवाम नहीं करती है। आम आवाम तो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी हॉस्पिटैलिटी के सामने हम कुछ भी नहीं है। इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में खेलने वाली है, लेकिन बहुत से फैंस बोल रहे कि पिछले 10 साल में हमारी टीम इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी क्यों ना जीत पाई। हमारे पास टैलेंट की, हम सबको पता है, कोई कमी नहीं है। वी हैव द बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल आईपीएल की वजह से, नो डाउट।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन में कमी आ रही है। क्या हो रहा है? 10 साल से नॉट अ सिंगल आईसीसी ट्रॉफी। देखिए कुछ चीजें समय से पहले मुकम्मल नहीं हुआ करती हैं, कुछ चीजें टाइम दराज होती हैं, वक्त दराज होती हैं, वो तभी आपको मिलेंगे जब समय मुकर्रर उसका हुआ होगा। तो मेरा मानना है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है कि भारत के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसको जीतने के। हम घर पे खेल रहे हैं, वो हमारी तो हो टीम बहुत अच्छी है, टीम एकजुट होकर खेल रही है। जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो बहुत ही पॉपुलर कप्तान है। टीम में बिल्कुल कप्तान की तरफ सबका प्यार होना बहुत जरूरी हो जाता है, फिर टीम में गुट नहीं बनते। अब विराट कोहली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए विराट कोहली फॉर्मर कैप्टन है, मगर विराट कोहली आके इस टीम में गुट नहीं बनाते। विराट कोहली की इन्वॉल्वमेंट आज भी उतनी आपको दिखेगी, आके रोहित को सही। सलाह देते रहेंगे। वरना कोई और कप्तान होता, वो कहता है भैया मेरी कप्तानी खत्म होगी, तू जाने, तेरा काम जाने। वो नहीं करते, ये वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं। पीछे क्यों हम नहीं जीते? देखिए वो न्यूजीलैंड के साथ जो ओवरनाइट अगले दिन हमें खेलना पड़ा था, वो कंडीशंस हमारे अगेंस्ट चली गई। सेमीफाइनल जो था, बिल्कुल। वहां हमारे जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट थे। तो नहीं होनी थी तो नहीं हुई यार, छोड़ो, बीत विराट गई सो कोहली इज बात। वन ऑफ द विराट कोहली इज वन ऑफ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिनसे मैं अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ बैक करता हूँ। क्योंकि विराट कोहली एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, जो उनपे जो पैशन है, गेम सेंस जो उनकी है, बहुत से लोग बोल रहे ही वॉज अ फील्ड कैप्टन। आई डोंट थिंक सो ही वॉज अ फील्ड कैप्टन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। थे, बिल्कुल नहीं कहीं थे। ना कहीं सिचुएशंस आपका साथ नहीं देती है, वो हम कह सकते हैं। आपके हिसाब से विराट कोहली एज ए कैप्टन क्या था? विराट कोहली बहुत अच्छे कप्तान थे। विराट कोहली, विराट देखिए कई दफा कुछ चीजें आपके अनुकूल नहीं चलती, आप हमेशा नतीजों को देखकर कप्तानी नहीं आंक सकते। बहुत मुश्किल मुश्किल दौरे उनके समय में हुए हैं, और वो मुश्किल दौरों में एक ऑस्ट्रेलिया के भी दौरे थे। तो जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, दिक्कतें बहुत पेश आती हैं, उन कंडीशन से आप वाकिफ नहीं होते हैं। विराट कोहली में फ्लैम्बॉयंस है, विराट कोहली में वो शांत भी कभी कभी हैं, और उनका अपना प्रांत भी एक अलग अलग है। मतलब फ्लैम्बॉयंट हैं, इसलिए जताना उनको आता है, और बिना जताए वो प्लेयर वो रहेंगे भी नहीं। अगर आप विराट कोहली से कहेंगे कि आप एक्सप्रेसिव मत बनिए, विराट कोहली एक्सट्रोवर्ट है, तो बिल्कुल। एक्सट्रोवर्ट को सडनली आप इंट्रोवर्ट होने की तो नहीं कह सकते ना। तो वो उनका स्टाइल है, जब तक वो आग दिखाएंगे नहीं, तब तक उनका बेस्ट निकल के आता नहीं। और विराट कोहली को आप ये नहीं कह सकते कप्तान खराब थे, अच्छे कप्तान थे। एब्सोल्युटली सर। सर बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये सवाल जवाब का खेल खेलते हुए। सवाल जवाब का खेल तो हमने बहुत खेल लिया, अब ये गेम खेलते हैं। ये गेम में हम क्या करेंगे, मैं आपको कोई भी क्रिकेट मैच की एक सिचुएशन दूंगा, या तो कोई भी कबड्डी, नहीं तो कोई भी स्पोर्ट्स मैच की एक सिचुएशन दूंगा। आपको उस सिचुएशन के हिसाब से एक शायरी बोल के बतानी है, जो उस सिचुएशन को सूट हो। चलिए कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। विराट कोहली सिक्स टू हारिस रॉफ इन T20 वर्ल्ड कप 2022। कोहली है या गोली है, ये छक्के की रंगोली है। ब्यूटीफुल। धोनी वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स ऑफ 2011। धोनी का बल्ला, धोनी का स्विंग, धोनी का हल्ला, भारत का कप। ब्यूटीफुल। पवन सहरावत हाई फ्लाई जंप। कौन सा हाई फ्लाई? पवन सहरावत का हाई फ्लाई जंप। हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में, हिंदी में। हिंदी में। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो, पवन नहीं ये आंधी है, रुकने की नहीं बांधी है। ब्यूटीफुल सर। प्रदीप नरवाल की डुबकी। औरों को डुबाते हैं, खुद निकल के आते हैं, नीचे गए ऊपर आए छाए, प्रदीप नरवाल। बेहतरीन सर, बेहतरीन। अभी एक और गेम है, रैपिड फायर। आ जाओ। कुछ सवाल है, ये वर्ल्ड कप के रिलेटेड सवाल है, कुछ अलग अलग सवाल है, तो उसका आपको जवाब देना है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अकॉर्डिंग टू यू इन रिसेंट टाइम्स। ओडीआई में? तीनों फॉर्मेट, ऑल थ्री फॉर्मेट्स। अब वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप ऑल थ्री फॉर्मेट कैसे होगा? नहीं, सिर्फ वर्ल्ड कप के नहीं, ऑल ओवर क्रिकेट फिलहाल रिसेंट। रिसेंटली ऑल थ्री फॉर्मेट्स, शुभमन गिल।
शुभमन गिल। हम्म। बिल्कुल। हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप 2023 का कौन होगा? हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप 2023 के जसप्रीत बुमराह होंगे। ब्यूटीफुल। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा 2023 के वर्ल्ड कप का? 2023 के वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर शुभमन गिल होंगे। बिल्कुल। Who will win the World Cup 2023? Not as an Indian fan, ऐसे ही कोई भी जवाब दे सकते हैं। इंडिया 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 है। बिल्कुल, जितने भी चाहिए वो 10 साल का इंतजार, आपने जैसे कहा वो वक्त नहीं होगा हमारा, ये वक्त हमारा ही होना चाहिए, मैं कहता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कौन होगा? इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर अगले 12 साल शुभमन गिल होंगे। बिल्कुल। आपके हिसाब से बेस्ट कमेंटेटर कौन है? हिंदी इंग्लिश दोनों कह दीजिए, हिंदी और इंग्लिश। क्रिकेट में हाँ, क्रिकेट हिंदी में क्रिकेट में हूँ। और इंग्लिश में? हर्षा भोगले। हर्षा भोगले। एब्सोल्युटली सर। सर, आपके हिसाब से इंडियन कबड्डी टीम का फ्यूचर कौन होगा? फ्यूचर देखिए, कोई कबड्डी प्लेयर 6-7 साल से चलेगा नहीं यार, क्योंकि बड़ा रोबस्ट स्पोर्ट है, फिजिकल स्पोर्ट है, बहुत कुछ जाता है, इंजरीज होती हैं। नवीन कुमार 5 साल रूल करेगा अभी। एंड कोई भी बाहर के देश का कोई फ्यूचर सुपरस्टार जो आपको बहुत पसंद आया हो? शार्दुल है, पर डिफेंडर है। हाँ, अच्छा है। चलिए, अभी एक दिस और दैट गेम है, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सिलेक्ट करना। हाँ, बोलिए। विराट और रोहित। एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन या एज अ टीममेट? एज अ क्रिकेटर ओवरऑल। विराट। रवि शास्त्री और आकाश चोपड़ा, कमेंट्री वाइज। रवि शास्त्री। कबड्डी और क्रिकेट? क्रिकेट। राहुल चौधरी और प्रदीप नरवाल? प्रदीप नरवाल। सर, ये बहुत मजा आया है आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए। मेरे लिए ये पॉडकास्ट पर्सनली बहुत ज्यादा मीन करता है, और मैं अपने ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगा, इनके माताजी का ऑपरेशन हुआ था, देन टू he has given us some time, so thank you for that। और आशा करता हूँ सर अभी आपके माताजी की तबीयत अच्छी हो। ठीक है, अच्छी है। आपका प्यार, स्नेह, आपका प्यार, आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच। आई एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑन योर शो एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। कीप ग्रोइंग और शाबाश। थैंक यू सर। सर, आपको ये पॉडकास्ट में कैसा लगा? कोई ड्रॉबैक्स? मतलब मेरे कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, आपने दिल खोल के सवाल पूछे, मुझे जो बेस्ट पता थे मैंने जवाब दे दिए। अब देखते हैं लाइक्स कितने आते हैं। बिल्कुल सर। सर, अभी मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। ब्लेस यू। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। पर्सनली ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल पॉडकास्ट थी, क्योंकि जिनकी आप आवाज़ टीवी में सुनते आए हो, जिनको आप टीवी में देखते आए हो, अगर आपको उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं और बहुत नॉलेज आपको मिलता है। तो पर्सनली ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी, और आशा करता हूँ आपको भी ये पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग सुनने मिली होगी, बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जानने मिला होगा। पर्सनली मैंने ये पॉडकास्ट से बहुत सारी नॉलेज सीखिंग की और बहुत सी चीज़ें मुझे जानने मिली। तो मैं पदमजीत सहरावत सर को थैंक यू कहना चाहूँगा पॉडकास्ट के अंत में, क्योंकि जिस तरीके जो हमें प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने का। सो थैंक यू पदमजीत सहरावत सर। एक और बार बहुत मज़ा आया आपके साथ वार्तालाप करते हुए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट के अपडेट, सबसे पहले स्पोर्ट्स के अपडेट्स और ऐसे पॉडकास्ट भी आपको लगातार देखने मिले। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।